नमस्कार साथियों, वेलकम टू ब्रिज एजुकेशन। मेरा नाम अमृत कुमार है और मैं जो क्वेश्चन का सीरीज करवा रहा हूँ ये लेक्चर 5 है। ये सारे कम्पिटेटिव एग्जाम जो इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा या आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, उसमें जो भी क्वेश्चन है सिर्फ आईटीआई के लिए नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पूरा डिटेल से इसको समझा रहे हैं। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। आते हैं हम लोग टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैज। ऑटो ट्रांसफॉर्मर या टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बोल रहा है, ऑप्शन दे रहा है 1 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग, 4 वाइंडिंग। हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसी को कि एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना वाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर का आपको इमेज दिख रहा होगा, इसमें एक ही वाइंडिंग है। ये देख रहे होंगे एक ही वाइंडिंग है। यहाँ पर भी देख रहे होंगे एक बार एक ही लपेटा हुआ है ये कॉपर का क्वाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा एक वाइंडिंग या 1 वाइंडिंग। ठीक है। अगर देखिए नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें 2 वाइंडिंग होता है। आप देखेंगे दूसरे इमेज में आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है, इसमें देख रहे होंगे कि एक ये वाइंडिंग है एक ये वाइंडिंग है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें भी देख रहे होंगे एक वाइंडिंग इधर है और एक इधर वाइंडिंग है कॉपर का। तो 2 वाइंडिंग यहाँ पे दिख रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें भी एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली बोल सकते हैं हिंदी में। तो नॉर्मली जो रहता है वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रहता है, लेकिन जब ऑटो ट्रांसफार्मर का बात आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा एक वाइंडिंग। देखिए यहाँ पे सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से बेनिफिट क्या है, एक ही वाइंडिंग में बीच से टैपिंग ले लेता है। मान लीजिए कि इस ट्रांसफार्मर में यहाँ से मान लीजिए एक टैपिंग यहाँ से ऐसे लिया हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए कि 200 वोल्ट है मान लीजिए। तो इधर जो मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा, 400 वोल्ट। अगर टैपिंग बीच से ले लिए तो एक ही वाइंडिंग में हमको स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज को बढ़ा करके घटा करके मिल रहा है। यहाँ पर भी क्वाइल लपेटा हुआ है और इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ से इसको सप्लाई मिला तो इसी से बीच से ऐसे उठा लेते हैं। इसके मान लीजिए कि 400 वोल्ट दिए और हमको 200 वोल्ट प्राप्त करना है, तो बीच से ऐसे टैपिंग से उठा लिए तो एक ही वाइंडिंग हमको कॉपर का बचत हो गया, तांबे का बचत हो गया। और आपको पता है किसी भी ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइस बनता है उसमें कॉपर का कॉस्ट, क्वाइल का कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहता है, ज़्यादा महंगा रहता है। तो इसका हमको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, हाँ, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ सुपर टेंशन, इसको एसटी भी बोलते हैं, एसटी केबल, दैट आर यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड सर्विस इज अप टू। अंडरग्राउंड सर्विस के लिए जैसे जितना भी केबल का यूज होता है मोस्टली वो अंडरग्राउंड के लिए ज्यादा सुटेबल है। अंडरग्राउंड सर्विस के लिए उपयोग किया जाने वाला सुपर टेंशन केबल एसटी केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। मतलब क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि एसटी केबल है और केबल का यूज मोस्टली अंडरग्राउंड में ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उसका कह रहा है कि वो कितने वोल्टेज तक यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 केवी। देखिए यहाँ पे एक याद करने के लिए पॉइंट टू बी रिमेम्बर, ये पूरा नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट है। यहाँ पे एक क्या पहला क्या बोल रहा है कि लेस देन 1 केवी, तो इसको लो टेंशन केबल बोलते हैं, एलटी केबल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलटी केबल। फिर 1 केवी टू 11 केवी, 1 केवी टू 11 केवी, तो इसको बोलते हैं एचटी केबल। याद रख लीजिए 1 केवी टू 11 केवी को एचटी। 22 केवी टू 33 केवी, 33 केवी तक सुपर टेंशन केबल बोलते हैं, इसी को क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है ना। अब है 33 केवी टू 66 केवी, 66 केवी तक, तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल या ईएचटी बोलते हैं इसको, ई एच टी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। और 132 के भी या उससे ज्यादा रहेगा तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, ठीक है ना, केबल।
तो आपको क्वेश्चन ये वाला पूछा था, क्वेश्चन में ये वाला पूछा था, तो कहाँ तक यूज होता है मैक्सिमम? अप टू मतलब है कि मैक्सिमम कितना तक यूज होगा। देखिए इसमें ऑप्शन आपको 22 भी दिख रहा होगा, लेकिन 22 नहीं होगा, ये 33 होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो है अप टू मतलब मैक्सिमम कहाँ तक ज्यादा से ज्यादा यूज हो सकता है सुपर टेंशन केबल। तो मैक्सिमम जो यूज होगा वो 33 के भी तक यूज होगा, या इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, ये केबल को लपेट के एक रोल रहता है, इसको ड्रम बोलते हैं। इस ड्रम में रोल करके रखा जाता है, और पर किलोमीटर वाइज से मतलब कि मीटर के हिसाब से 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर उस हिसाब से रेट लगता है। यहाँ पे देख रहे होंगे केबल दिख रहा होगा आपको, ये 3 फेज का केबल है, जिसमें एक आर वाई बी तीनों फेज इसमें आएगा। 3 कोर का मान लीजिए ये केबल है, एचटी केबल, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम में पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर इज गिवन इन। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दिया जाता है? ऑप्शन है ये केवीआर, किलोवाट, मेगावाट, केवीए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवीए। इसको बोलते हैं किलो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अभी देखिए कोई भी अल्टरनेटर है, या आप जनरेटर लेने जाते हैं मार्केट में, तो इसका जो ये तो डीजल इंजन है इधर। ये जो अल्टरनेटर वाला पार्ट है, जहां से हमको सप्लाई मिलता है, ठीक है ना, इमरजेंसी के लिए या कोई भी फंक्शन में इसका यूज होता है। तो ये जो जनरेटर है, इसका रेटिंग दिया रहता है। जब भी आप खरीदने जाएंगे तो आपको पूछेगा कि 2 केवीए के चाहिए या 5 केवीए का चाहिए, कितना का चाहिए, उस हिसाब से आपको पैसा लगेगा, ठीक है। तो जब भी रेटिंग दिया रहेगा इसका, तो केवीए में दिया रहेगा, किलोवाट, मेगावाट ये सब आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। द कंट्रोल डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द अर्थ लीकेज करंट एंड डिस्कनेक्ट द सप्लाई व्हेन लीकेज करंट एक्सीड प्रेजेंट वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू। इसको हिंदी में देखते हैं कि अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने और लीकेज करंट के पूर्व निर्धारण मान से अधिक होने पर सप्लाई को डिसकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल उपकरण। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसका नाम ईएलसीबी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ईएलसीबी। इसको बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे देखिए लिखे हुए भी हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। आप घर में वायरिंग करवा रहे होंगे तो आप इसका यूज बहुत जरूरी है, इसको यूज जरूर कीजिएगा। इसमें फायदा क्या होता है ना, कि आदमी को कुछ नुकसान नहीं होगा। हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि घर में तूफान पंखा है, पूरा लोहे का बॉडी है, या मोटर है, मान लीजिए कि समरसेबल नहीं है और बाहर में मोटर हैंड पंप में ऐसे ही कहीं कनेक्ट है, टुल्लू पंप, या और भी कुछ लोहे का हीटर है, या इमर्सन रॉड है जिससे आप ठंडे में पानी गर्म करते हैं, या कहीं पे भी सप्लाई लीकेज हुआ, सप्लाई क्या हुआ, लीकेज हुआ, मतलब कि आपसे ये आदमी है, देखिए यहाँ पे समझिए, इस आदमी को क्या हुआ कि यहाँ पे सॉकेट लगाने जा रहा था, यहाँ पे टच हो गया या वायर कट था, इसके कारण क्या हुआ कि इसका जो सप्लाई है इसके शरीर से ग्राउंड हो गया। क्या हो गया? शरीर से ग्राउंड, और इसको झटका लग गया, शॉक लग गया। तो इस समय क्या है कि लगातार अगर इसको शॉक लगते रहेगा तो आदमी का क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेथ हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए क्या किया गया कि एक ईएलसीबी नाम का, ईएलसीबी अर्थ लीकेज, देखिए नाम ही है अर्थ लीकेज, मतलब कि अर्थ में लीकेज हो रहा है करंट। तो जैसे ही अर्थ में लीकेज होता है ना करंट, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। ईएलसीबी क्या करता है, एक सर्किट ब्रेकर की छोटा सा एक एमसीबी की तरह डिवाइस होता है जो घर के मेन बोर्ड में लगाया जाता है, स्विच बोर्ड में। तो वहां पे लगा देने से क्या होता है कि आपको कोई किसी भी आदमी को जैसे ही शॉक लगेगा,
तो विद इन मिली सेकेंड में बहुत तुरंत सप्लाई पूरा घर का कट हो जाएगा। तो इससे ये बेनिफिट है। देखिए ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये देखिए इसका रेट ऐसे ही एक लगा दिए थे, एक ई कॉमर्स साइट अमेजन पे, ये मान लीजिए कि ये 1100-1200 रुपये में बिक रहा है मान लीजिए। तो ये आपको लगाना बहुत जरूरी है। इसमें मिली एम्पियर सेटिंग रहता है, देखिएगा यहाँ पे 3 to 30 मिली एम्पियर। यहाँ पे ये सेट करने का एक दिया हुआ है, ये स्क्रू से घूमता है, ऐसे घुमा सकते हैं इसको जितना पर सेट करना है। मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 30 मिली एम्पियर तक रेंज दिया हुआ है। देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे 2 ठो आया और 2 ठो निकल गया, 2 ठो ऐसे जोड़े सप्लाई यहाँ पे दे दिए, यहाँ से घर पे लेके चले गए, घर में आउटपुट पहले इसमें दिए, अब इससे आउटपुट 2 ठो लेके चले गए। अब इससे बल्ब जला रहे हैं मान लीजिए, किसी भी चीज को, इसको सॉकेट को दे दिए सप्लाई, यहाँ पे एक सॉकेट को दे दिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे कनेक्ट है। और यहाँ पे किसी को झटका लग गया, क्या लग गया, ग्राउंड हो गया माने। अब ग्राउंड हो गया, किसी को शॉक लगा, तो क्या होता है कि इसमें करंट मान लीजिए कि 10 एम्पियर आ रहा था, तो जाने वाला करंट भी 10 एम्पियर ही होता है। पता होगा आपको कि कोई भी एक बल्ब मान लीजिए कि कुछ भी एक उपकरण है, एक मान लीजिए कि ये बल्ब है और यहाँ से मान लीजिए ये सप्लाई दे रहा है, तो इसमें अगर 10 एम्पियर है तो इधर से 10 एम्पियर बाहर भी निकलेगा, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू 10 एम्पियर ही होता है, याद रखिएगा। 2 वायर अगर घर में आ रहा है तो ये दोनों वायर में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये 10 एम्पियर इधर से गया और 10 एम्पियर वापस आएगा, और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे किसी आदमी को झटका लगा, तो कुछ क्या होता है, ये 10 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर चला गया, इधर 9 एम्पियर लौटेगा। तो ये चेक करता है कि अरे 10 एम्पियर इधर से भेजे और वापस 9 एम्पियर ही आ रहा है। क्या चेक करता है कि एक तरफ से 10 एम्पियर हम भेजे हैं और इसमें से 10 एम्पियर नहीं आकर 9 एम्पियर ही आ रहा है, और बाकी 1 एम्पियर एक आदमी को शॉक लगने में उसको से ग्राउंड हो रहा है, इससे ऐसे ग्राउंड हो रहा है। तो ये दोनों में जैसे ही डिफरेंस होगा तो ये जो है, ये वाला जो है ये गिर जाता है नीचे की तरफ, ऐसे गिर जाएगा, स्प्रिंग से रहता है। देखिए ऑन पर है अभी, मतलब सप्लाई चल रहा है, जैसे ही ये गिरेगा पूरा घर का सप्लाई कट जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। और ये काम नॉर्मली करता है कि करंट को जोड़ते रहता है, बराबर करते रहता है कि जाने वाला करंट और आने वाला करंट का वैल्यू बराबर है कि नहीं। जैसे ही रेंज से बाहर होता है, बराबर नहीं रहता है, उस मिली एम्पियर का डिफरेंस होगा, वैसे ही वो सप्लाई को क्या कर देगा, कट कर देगा, और हमारा जान बच जाएगा या नुकसान होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ELCB याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अभी एक कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज नॉट फाउंड एट सब स्टेशन। हिंदी में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सब स्टेशन में नहीं पाया जाता है। सब स्टेशन आपको मालूम होगा, घर के पास भी जहां से सप्लाई आ रहा है ट्रांसफार्मर तक, तो एक PSS होता है, एक ग्रिड होता है छोटा सा, 4-5-10 किलोमीटर के रेडियस में, उसके अंतर्गत। तो वहां पे आप देखेंगे तो लाइटनिंग अरेस्टर पाया जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। सर्किट ब्रेकर भी पाया जाता है, यहाँ सर्किट ब्रेकर है। इंसुलेटर भी पाया जाता है, लेकिन एक्साइटर नहीं पाया जाता है, तो आंसर यही हो जाएगा। एक्साइटर्स क्या होता है कि जहां पे बिजली का उत्पादन हो रहा है, मतलब बिजली बन रहा है, और सब स्टेशन में बिजली का उत्पादन नहीं होता है, यहाँ पे बिजली नहीं बनता है, बिजली बनता है पावर प्लांट में। कहाँ बनता है, पावर प्लांट, पावर प्लांट। वो क्या हो जाएगा, NTPC, NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, या NPCIL। तो ये सब में क्या होता है कि जहां न्यूक्लियर से बन रहा है या जहां कोयला से बन रहा है बिजली, वहां पे एक्साइटर का जरूरत पड़ता है। अल्टरनेटर में एक्साइटर होता है, एक तरह से मान लीजिए ये सपोर्ट करता है, किस चीज के लिए, बिजली के उत्पादन में एक्साइटर मदद करता है। अगर ये एक्साइटर नहीं रहेगा, अगर ये एक्साइटर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा,
बिजली का उत्पादन संभव नहीं है, जनरेशन रुक जाएगा, जनरेशन, बिजली का बनना रुक जाएगा। तो ये जो है एक्साइटर, ये कहाँ पाया जाता है? पावर प्लांट में। बाकी तीनों चीज, लाइटनिंग अरेस्टर, सर्किट ब्रेकर और इंसुलेटर, ये सब स्टेशन में पाया जाता है। आप कहीं भी सब स्टेशन में जाके इस चीज को देख सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये सिर्फ कहाँ मिलेगा देखने के लिए? जब एनटीपीसी में विजिट करेंगे, घूमने जाएंगे, या जहाँ पे बिजली का उत्पादन हो रहा है वहां पे जाएंगे तो आपको एक्साइटर मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। लाइटनिंग अरेस्टर इस तरह से दिखेगा आपको, कोई भी सबसे सस्ता इक्विपमेंट होता है। लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या है कि तड़ित चालक इसको बोलते हैं, कि कभी क्या होता है कि बिजली अचानक से, बिजली मतलब बादल से लाखों वोल्ट, 10 लाख 5 लाख वोल्ट अचानक से मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर पे या तार पे गिर जाएगा, इस तार पे, तो उससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम का वोल्टेज अचानक से बढ़ जाएगा और हमारा महंगा महंगा इक्विपमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। या आपके घर में भी जो भी सामान लगा हुआ है, टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी है, वो सारा जल जाएगा ज्यादा वोल्टेज मिलने से। तो उससे बचाने के लिए एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा देते हैं। जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज आता है बहुत, तो इसको देखिए यहाँ पे एक पट्टी से जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, ये एक पट्टी अलग से साइड में ये दिख रहा होगा। इस पट्टी से जुड़ा हुआ ये अर्थ में चल जाता है, ग्राउंड में हो जाता है। जैसे ही ज्यादा वोल्टेज आता है, लिमिट से ज्यादा वोल्टेज आ गया, तो उसको क्या कर देता है? जमीन के अंदर ग्राउंड कर देता है। यही काम है लाइटनिंग अरेस्टर का। सर्किट ब्रेकर का क्या काम है? तो आपको पता है ये स्विच की तरह है, कि किसी को सप्लाई देना है, लाइन काटना है या लाइन देना है, तो इसका काम सर्किट ब्रेकर से ही होता है। और इंसुलेटर, इंसुलेटर किसको बोलते हैं? तो कोई भी सप्लाई भेजने के लिए इंसुलेटर का आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे देखिए ये क्या है? इंसुलेटर है, ये सब इंसुलेटर है। तो सब स्टेशन में इंसुलेटर भी रहता है, लेकिन एक्साइटर नहीं रहता है। ये एक सर्किट ब्रेकर का इमेज है। इधर से लाइन आ रहा है, इधर से जा रहा है, बीच में यहाँ पे मेक ब्रेक होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सप्लाई काटा जाता है, जैसे इसी सर्किट ब्रेकर से किसको सप्लाई देना है या नहीं देना है, यहाँ पे इससे ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पे ऑन होगा या ऑफ होगा, सप्लाई जाएगा या सप्लाई को रोका जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए आपको जरूरी है ये। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज वर्किंग लाइफ ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, मतलब सीएफएल। सीएफएल आपने देखा होगा घर में इस तरह का यूज होता था, अभी धीरे धीरे ये भी कम होते जा रहा है और एलईडी बल्ब धीरे धीरे इसका जगह ले रहा है, क्योंकि उसका लाइफ और ज्यादा है और उसमें बिजली का खपत और कम है। तो ठीक है, अभी सीएफएल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का औसत कार्यकाल कितना होता है, मतलब कितना देर तक लगातार इसको जलाएंगे तो चलेगा। तो इसका आंसर है 8000 आवर्स, 8000 घंटा तक चलेगा। इसका एक्चुअल जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, यहाँ पे डाला गया है 6000 घंटा से लेकर के 15000 घंटा तक ये चल सकता है। अलग अलग कंपनी पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि फिलिप्स का ये मान लीजिए कोई लोकल कंपनी का है, लोकल कंपनी का कम दिन चलेगा, ये मान लीजिए 6-7 हजार में ही खराब हो जाएगा। और बहुत अच्छा क्वालिटी का है तो 12-14-15 हजार आवर तक चलेगा। ठीक है, देखिए इसी में एक और चीज हम दिखाए हैं, इनकैंडेस्केंट लैंप। इसका मतलब नॉर्मल जो पहले बल्ब होता था, ऐसा देखे होंगे जिसमें फिलामेंट लगा होता था यहाँ पे, बस इसमें क्या होता था कि यहाँ से सप्लाई गया, एक से एक इधर से गया फेज और न्यूट्रल, उसके बाद क्या होता था कि इसमें हीटिंग होता था, हीटिंग के कारण फिर ग्लो होने लगता था, चमकने लगता था इसमें। तो इसका जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, 750 से 1000 घंटा के बीच में होता है इसका। ठीक है, अगर ये कभी क्वेश्चन पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा 750 से 1000 आवर के बीच में, अगर जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इसमें देखिए क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर। ठंडे के समय में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें क्या है, दो ठो सप्लाई ऐसे, मतलब सिंगल फेज सप्लाई आएगा और इसमें एक ट्यूब रहता है रेड रेड कलर का,
ऐसा आप घर में यूज कर भी रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे तो देख लीजिए और यूज कर सकते हैं ठंड में। इसका काम क्या है कि इसमें ट्यूब हीट होता है, अंदर में फिलामेंट ही लगा है, मान लीजिए टंगस्टन नाइक्रोम का, वो क्या करता है कि हीट करता है, और हीट करने से हमारा रूम क्या रहता है, गर्म रहता है। तो इसमें जो हीट एनर्जी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो इसमें रजिस्टेंस हीटिंग होता है, क्योंकि रजिस्टर लगा होता है। इसमें भी क्या रहता है, यहाँ पे देखेंगे ये बजाज का एक हीटर है, तो इसमें एक ब्लोअर लगा होता है, इसमें पंखा नहीं रहेगा, फैन नहीं रहेगा इसमें। इस डायरेक्ट जैसे पहले ठंड में क्या करते थे कि आग को एक मतलब कि कंटेनर में रख करके उसको पूरा रात तक यूज करते थे, उसको आग को तापने के लिए, उससे हीट लेने के लिए। उसी तरह का सेम चीज है कि आग इससे हीट निकल रहा है। इसमें ऐसा नहीं होता, आग जैसा नहीं है, इसमें एक फैन लगा होता है, एक फैन रहेगा यहाँ पे। ये क्या करता है कि इधर से हवा को खींचता है और इधर से बाहर फेंकता है, ठीक है ना। इसमें फैन में क्या करेगा, ये फैन फैन रहेगा यहाँ पे बीच में, फैन इधर से हवा, ठंडा हवा को खींचा रूम का और इधर से बाहर किया। यहाँ पे क्या रहता है, स्प्रिंग जैसा एक नाइक्रोम का, जैसे हीटर नॉर्मल रहते हैं, वहां पे एक हीटर के थ्रू ये हीट होते रहता है, इससे हवा एयर बाहर आता है। तो इधर जो रहता है ये हॉट एयर रहता है, माने गर्म हवा रहेगा, और इधर में क्या रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा, कूल्ड एयर रहेगा, कोल्ड एयर रहेगा, ठीक है। और इसमें हॉट एयर रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस हीटिंग, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है। अभी इसमें देखिए आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग बहुत सारा दिया हुआ है। तो देखिए इसमें एक इंडक्शन हीटिंग के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। यहाँ पे इंडक्शन हीटिंग है, इसमें देखिए क्या होता है, इसका आंसर तो आपको पता चल गया, रेजिस्टेंस हीटिंग। लेकिन इंडक्शन हीटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये इंडक्शन चूल्हा है, आप देखे होंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडक्शन कुकटॉप या इंडक्शन चूल्हा। इसमें क्या करता है, आप हाथ उठ रखेंगे तो जलेगा नहीं। ऐसे मान लीजिए इसको ऑन कर दीजिए और यहाँ पे हाथ टच कीजिए तो नहीं जलेगा, लेकिन जैसे ही स्टेनलेस स्टील का या लोहे का कोई कढ़ाई या कोई भी बर्तन को रखेंगे तो इसको गर्म करने लगेगा। तो ये इंडक्शन के माध्यम से, इसमें क्या होता है, क्वाइल रहता है, क्या रहता है, क्वाइल, जैसे ट्रांसफार्मर ही समझ लीजिए इसमें है, और इसमें सप्लाई दे देता है। और इसमें जैसे ही सप्लाई दिया तो इसमें एक फ्लक्स डेवलप होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। यही मैग्नेटिक फ्लक्स इसके कढ़ाई में चल जाता है, इसके बर्तन में, और यहाँ पे जाके हीटिंग करता है ईडी करंट के माध्यम से, और उसके कारण क्या होता है, ये हीट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक मेटल का कोई भी चीज नहीं रखेंगे, धातु का चीज, वो भी स्टील का, मतलब कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जब तक उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने में नहीं अवशोषित करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को जो रास्ता देता है, उस तरह का बर्तन यूज करेंगे तब जाकर के इसमें काम होगा। अगर एल्युमिनियम का बर्तन रखेंगे या तांबे का बर्तन रखेंगे, सोने चांदी का बर्तन रखेंगे तो उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ये इंडक्शन हीटिंग का एग्जाम्पल हो गया आपका, और जो रूम हीटर यूज करते हैं वो रेजिस्टेंस हीटिंग का एग्जाम्पल हो गया। आगे क्वेश्चन है कि एज पर द जनरल स्पेसिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क्स द प्रीफर्ड लोकेशन फॉर स्विच रूम इज। विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देशों के अनुसार, कि जैसे इलेक्ट्रिक का काम करना है तो उसमें जो जनरल रूल है वो क्या कह रहा है कि स्विच रूम के लिए पसंदीदा स्थान कौन सा होना चाहिए। स्विच रूम एक बनाएंगे, मान लीजिए पूरा 1 2 तल्ला 4 तल्ला या 10 तल्ले का घर है, तो उसमें एक स्विच रूम बनाया जाएगा, या 2 फ्लोर का ही है या एक ही फ्लोर का है, तो वहां के लिए स्विच रूम के लिए सबसे अच्छा जगह क्या है, तो यहाँ हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास, सबसे ग्राउंड फ्लोर। अभी मान लीजिए कि हमको घर में आज फर्स्ट टाइम आया, रात का समय है, अभी एंट्री किए और उसका अगर हम स्विच रख दिए प्रथम फर्स्ट तल्ला, ऊपर तल्ला पे रख दिए, या कोई भी कोना में लगा दिए या बीच में लगा दिए, तो अंधेरा में हमको जाना पड़ेगा, जब तक चोट लग सकता है या कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे, सबसे नीचे जैसे ही गेट खोलेंगे और प्रवेश द्वार एंट्री गेट के पास ही स्विचिंग मेन स्विच बोर्ड होना चाहिए, ताकि हम वहीं से सारा सप्लाई को ऑन करके तब बाकी अंदर में जाए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, नियर द एंट्रेंस ऑन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे है उसके जस्ट एंट्रेंस के पास ही रहना चाहिए, जनरल रूल यही कहता है।
ऐसा नहीं कि हम लोग वायरिंग करेंगे तो मेन स्विच को कोई भी कोने में लगा दिए और मेन गेट से एंट्री करने के बाद पता चला कि 100 कदम 50 कदम जाने के बाद हमको ऑन करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, फॉर टेम्पोररी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ओपन एरिया विच टाइप ऑफ वायरिंग जनरली यूज। कह रहा है कि खुले मैदान में बिजली के अस्थायी उपयोग के लिए, खुला मैदान मान लीजिए कि आज टेंट लगाना है या कुछ भी टेम्पोररी है 1-2 दिन के लिए, तो वहां पे किस तरह का वायरिंग प्रयोग किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिट वायरिंग। इसके बारे में हम और पिछले वीडियो में भी बताए थे, वहां पे आंसर केजिंग कैपिंग था, जो ज्यादा घर में यूज होने वाला मोस्ट प्रीफर्ड था, जिससे हमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। यहाँ पे क्लिट वायरिंग आंसर हो जाएगा। और क्लिट वायरिंग देखिए इस तरह का वायरिंग रहता है, सिर्फ बीट इसमें अगर लगा के और वायर वायर भी दिखते रहेगा और इसमें इसको कील से ठोका हुआ है दीवार में, डायरेक्ट रिपीट किया हुआ है, तब ये हो जाएगा आपका क्लिट वायरिंग। और सबसे सस्ता वायरिंग यही है, टेम्पोररी वायरिंग यही है, टेम्पोररी वायरिंग इसको बोलते हैं। कंड्यूट वायरिंग देखिए उस दिन भी बताए थे, पाइप के अंदर रहेगा, पहले के किसी किसी घर में भी इस तरह का यूज होता था, पाइप रहता था उसके अंदर वायर जाता था। अब इसका यूज हम बताए थे वर्कशॉप में, वर्कशॉप या लैब में होता है, इसका यूज होता है, इसी को बोलते हैं कंड्यूट वायरिंग। क्या बोलते हैं, कंड्यूट वायरिंग। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, ये यूज होता है। इसका आंसर आपको पता चल ही गया। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल मतलब डिप्लोमा लेवल का जितना भी हम भी एग्जाम दिए हैं उसमें बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। अभी देखिए, द फीडर साइज इज मेनली बेस्ड ऑन, फीडर साइज, फीडर किसको बोलते हैं आपको बताया भी थे, मेरा वीडियो एक है उसमें भी दिया हुआ है। तो किस पे करा, फीडर का साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, तो वितरण ट्रांसफार्मर की अवस्थिति पर, लोड करंट पर, सिस्टम आवृत्ति, सिस्टम वोल्टेज। इसका आंसर हो जाएगा लोड करंट। इस किस पे डिपेंड करेगा फीडर साइज, इसका आंसर हो जाएगा क्या, लोड करंट। देखिए यहाँ पे फीडर दिखाया गया है, जैसे कोई कोई भी छोटा छोटा जो ग्रिड होता है उसमें जाइएगा, वहां पे बहुत सारा गांव है, मान लीजिए 4-5 गांव है ABCD करके, ABCD। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसी तरह का एक गांव ये है जिसमें 3 घर है, ठीक है, एक गांव ये है इसमें बहुत सारा, यहाँ इतना सारा घर है, ठीक है, दिख रहा है, एक गांव ये है इसमें इतना सारा घर है, दिख रहा है ना ऐसे। तो ये सब का अलग अलग फीडर है, इस सब का अलग अलग क्या है, ये फीडर है। फीडर ए, मान लीजिए गांव का नाम है भोपतपुर, ये गांव का नाम कुछ और है, गांव का नाम कुछ और है, तो ऐसे ऐसे करके गांव का नाम है। तो यहाँ पे जो सप्लाई जा रहा है वो यहाँ पे करंट देखिए आई, करंट, इसी को बोलते हैं लोड करंट, लोड करंट। ये घर को क्या बोलते हैं, लोड। ये फीडर है एक मेन, इसके यहाँ पे ऐसे आ रहा है ये फीडर। अब इसमें क्या हो रहा है, इस फीडर में जितना हम घर इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा घर है, तो इसमें बहुत सारा लोग ले रहा है लोड, लोड ले रहा है, सब घर में बिजली के लिए मान लीजिए पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो सब मान लीजिए 10-10 एम्पियर ले रहा है, सपोज कर लीजिए। तो टोटल मिलके यहाँ पे अगर 7 या 8 घर है तो 80 एम्पियर हो जाएगा, इसमें 3 घर है तो 30 एम्पियर हो जाएगा, इसमें मान लीजिए 5 या 6 जो भी है, 5 घर है तो 50 एम्पियर हो जाएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। तो इस सारा करंट जो है जोड़ दिया जाए 80 50 130 और 30 160 एम्पियर, यही ना हो गया लोड करंट। तो फीडर साइज, फीडर का कितना बड़ा साइज है, जितना भी बढ़ाते जाएंगे वो किस क्या बढ़ते जाएगा, लोड का करंट जो है बढ़ते जाएगा, तो लोड करंट पे डिपेंड करेगा। तो फीडर को, फीडर के साइज जो है, कंडक्टर को मोटा रखना है, पतला रखना है, बहुत सारा घर को सप्लाई देना है, तो मोटा कंडक्टर रखेंगे, पतला रखेंगे तो क्या होगा, हीट हो के जल जाएगा, टूटते रहेगा बार बार गर्म होके। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि फीडर का साइज जो है, फीडर का साइज वो किस पे डिपेंड करेगा, लोड करंट पे डिपेंड करेगा। लोड करंट कैसे बढ़ रहा है देख रहे हैं, सब घर अपना अपना सप्लाई ले रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है, तो लोड करंट ये एक तरह से लेगा सबको जोड़ के,
ये सारा घर ले रहा है तो इसमें लोड करंट, तो इस सब का सप्लाई, इसमें करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। तो उससे मान लीजिए नुकसान से बचना है तो फीडर के साइज को घर के हिसाब से, या बड़ा गांव है या बड़ा शहर है तो वहाँ फीडर के सप्लाई में जो कंडक्टर यूज होगा बढ़िया क्वालिटी का यूज होगा और उसका मोटाई ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इन एयर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर आपको पता ही एक स्विच की तरह है। जैसे घर में हम लोग बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बड़े बड़े ग्रिड में ट्रांसमिशन लाइन को, जो हम लोग के घर तक सप्लाई आता है या शहर को सप्लाई जा रहा है या बहुत दूर सप्लाई भेज रहे हैं ज्यादा वोल्टेज पे, वोल्टेज का लेवल भी बहुत ज्यादा है, करंट का भी लेवल ज्यादा है, पावर का भी इसलिए बहुत ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में हम एक स्विच से काम नहीं चलेगा तो वहां पे जो ब्रेकर स्विचिंग का यूज करते हैं तो वो है सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर का कह रहा है कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ए सर्किट ब्रेकर टेक्स प्लेस इन द मीडियम ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर रहेगा। तो ये किस कौन सा मीडियम में होगा? एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन, मतलब सर्किट का निर्माण मतलब हो गया कि ऑन हो जाना, ये जैसे ऐसे है, ये ऐसे है, इसमें आकर ऐसे सट गया, ये इधर से सप्लाई निकल रहा है, इधर से मान लीजिए कि आ रहा है करंट और इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसे आके इसमें टच हो गया तो सर्किट का निर्माण हो गया, निर्माण हो गया सर्किट का, और ये जब हट गया, इसे दूर हो गया, खुल गया, तो ये हो गया विच्छेदन, मतलब कि ब्रेकिंग हो गया। तो सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए अगर एयर टाइप है तो इसमें एयर का ही यूज होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? एयर, इसका में हवा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि एयर सर्किट ब्रेकर में अगर सर्किट का बनना और टूटना किस माध्यम में होगा? तो एयर में ही होगा, हवा में ही होगा आंसर इसका। और पिछले बार एक था कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसमें हम देखिए दिखाए हैं, ये एयर सर्किट ब्रेकर है, बाहर में इस तरह का दिखता है, ये छोटा छोटा कम वोल्टेज के लिए यूज होता है। और कोई भी ग्रिड में जो घर पे हम लोग का गांव में जो सप्लाई आता है तो जिस ग्रिड से आता है वहां पे इसी तरह का सर्किट ब्रेकर लगा होता है जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है। ये ऑन ये ऑफ का एक सिंबल है, इसको पुश करता है तो ये ब्रेकर लग जाता है, और इसको पुश करेगा दबाएगा तो ब्रेकर खुल जाएगा, आपके गांव का सप्लाई कट हो जाएगा। और ये जिस मीडियम में अंदर होता है जहाँ पे ओपन क्लोज हो रहा है तो हवा रहता है। जैसे हम लोग भी मान लीजिए इस ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ करना है तो ऑन ऑफ करने के लिए जो हम लोग के पास भी जो घर में स्विच होता है, ऐसे ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, दबाते हैं, तो वो भी एयर मीडियम में ही होता है, वहां पे भी उस स्विच के अंदर में क्या है? हवा ही है। अब ये देखिए, ये जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इधर से आ रहा है, इधर से सप्लाई निकल रहा है, यहाँ पे जो ब्रेकिंग और मेकिंग का काम होता है, यहाँ पे कांटेक्ट बनेगा या बिगड़ेगा टूटेगा तो इसमें वैक्यूम रहेगा। वैक्यूम मतलब होता है निर्वात, जहां हवा नहीं है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में मीडियम क्या रहेगा? निर्वात रहेगा, वैक्यूम। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अगर उसी में कह दिया कोई ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो उसमें मीडियम क्या रहेगा? तेल रहेगा, ऑयल रहेगा, बस सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी ये करवाए हैं कि ये है ऑयल सर्किट ब्रेकर का, देखने में एक्चुअल में ऐसा लगता है, इधर से सप्लाई आ रहा है और इधर से सप्लाई निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तेल भरा हुआ रहता है कंटेनर में, जहाँ पे एयर रहेगा वो एयर रहेगा, अब यहाँ पे तेल रहेगा। अब यहीं पे देखिए ये टूट रहा है, सर्किट को खोला जा रहा है, ये लीवर है, ये ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो ऐसे सट जाएगा, और जब नीचे की ओर आएगा तो ये बीच में ब्रेकिंग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये टूटते समय देखिए आर्क बनता है, आर्क मतलब चिंगारी के तरह। तो उसको बुझाने के लिए यहाँ पे तेल भरा हुआ एक टैंक रहता है, इस टैंक में तेल भरा हुआ रहता है। तो ये बुशिंग है, यहाँ पे आर्क बन रहा है, आर्क मतलब चिंगारी, और यहाँ पे आपका है ऑयल, तेल है इसमें। तो जब ऑयल सर्किट ब्रेकर रहेगा तो उसमें मीडियम जो रहेगा, माध्यम जो रहेगा वो तेल रहेगा। ठीक है, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर। देखिए ये इंडक्शन मोटर का एक फिगर है, आपके घर में जो भी नॉर्मल जितना भी, जैसे खेत में सिंचाई के लिए हम लोग अलग से मोटर रखते हैं, पंप रखते हैं, उसको सप्लाई देते हैं और अपना खेत में पंप से सिंचाई कर लेते हैं। अब जब जरूरत है तो उसको खेत में रखे, नहीं तो वापस फिर घर पे लेके आ गए। तो वो सारा जितना तरह का मोटर होता है
या हम लोग जितना भी मोटर देखते हैं मैक्सिमम 95% जो मोटर होता है वो इंडक्शन मोटर ही होता है। अब बोल रहा है इसमें कि ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर की, इंडक्शन मोटर का ऑपरेटिंग स्पीड क्या होता है, इंडक्शन मोटर की परिचालन गति, मतलब गति के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लोड की वृद्धि के साथ स्थिर बनी रहती है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा लोड की वृद्धि के साथ थोड़ा कम हो जाता है। इसका जो स्पीड है बहुत ज्यादा कम भी नहीं होता है, लेकिन लोड बढ़ा देंगे। यही बताइए, कोई मोटर है, ये एक मोटर है, ठीक है, इसको ऐसे ही सप्लाई दे दिए, वैसे ही बिना इसमें कुछ कनेक्ट नहीं कीजिए और ऐसे ही इसको चलाइए तो तेज चलेगा, बहुत तेज से घूमेगा। लेकिन जैसे ही इसमें लोड दे दीजिएगा, पानी को खींचने के लिए दे दीजिएगा काम, या मिल में, आटा चक्की मिल में गेहूं के पिसाई के लिए यूज करिएगा, या और भी जितना भी कोई भी काम के लिए यूज कीजिएगा, इससे साफ्ट से कोई भी चीज जोड़ दीजिएगा और जैसे जैसे इसका लोड इस पर देते जाइएगा कि ज्यादा ताकत लगाना है, तो क्या होगा, इसका स्पीड जो है धीरे धीरे कम होगा, तो धीरे धीरे कम होगा। तो लोड में वृद्धि होने के साथ ये थोड़ा सा स्पीड इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिक्रीज स्लाइटली, इसका स्पीड बहुत ज्यादा नहीं घटेगा, बहुत थोड़ा घटेगा, स्लाइटली विथ इंक्रीज इन लोड। लोड में मतलब कि शाफ्ट पे इसका लोड देंगे तो इसका स्पीड बहुत थोड़ा सा कमी आएगा स्पीड में, ठीक है, उसके परिचालन गति में थोड़ा सा कमी आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, एट कांस्टेंट वोल्टेज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी विच ऑफ द फ्लोइंग लॉसेस इन ट्रांसफार्मर रिमेन्स कांस्टेंट। एक ट्रांसफार्मर का ये अंदर का दिखाया हुआ है, एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। अभी बोल रहा है कि स्थिर वोल्टेज और आपूर्ति और आवृत्ति सब स्थिर है, कि वोल्टेज भी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, कांस्टेंट, मतलब स्थिर है, बदल नहीं रहा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा हानि जो है स्थिर होगा, तो इसमें हो जाएगा आंसर कोर की हानियां, या इसको बोलते हैं कोर लॉस, ठीक है। हम आपको समझाए भी है कि विंडेज लॉस जो होता है, विंडेज लॉस मतलब हवा के कारण, अभी मान लीजिए मोटर को चला रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, तो जब तक दौड़ेंगे नहीं, जब तक हम घूमेंगे नहीं, जब तक किसी चीज को, पंखे को चला रहे हैं तो ये घूम रहा है, तो घूमते समय हवा उसको रोकने का कोशिश कर रहा है, तो वहां पे ना विंडेज लॉस होगा। और यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफार्मर घूमता नहीं है, चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, तो हवा उसको रोकने का क्यों कोशिश करेगा, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। फ्रिक्शन लॉस भी उसी चीज में होता है, जहाँ पे कोई भी चीज चल रहा है, दौड़ रहा है, घूम रहा है, तो वहीं पे घर्षण होता है, फ्रिक्शन लॉस होगा, तो घर्षण लॉस या फ्रिक्शन लॉस इसमें होगा ही नहीं। अभी बच गया कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस जो होता है आई स्क्वायर आर, मान के चलिए सिंपल, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तांबा के अंदर, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो इस करंट के कारण जो लॉस होगा ये लोड पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, ये लॉस फिक्स नहीं रहेगा, ये लॉस फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये कौन सा लॉस है, ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा। लेकिन ये लॉस जो है कोर लॉस, कोर मतलब ये लोहा का जो बीच में ऐसे जो रहता है स्टैकिंग किया हुआ, चिपका चिपका करके आयरन का पार्ट रहता है ये, तो इसी में जो लॉस होता है इसी को कोर लॉस बोलते हैं, और ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसका मान बदलता नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कोर लॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ए डीजल पावर स्टेशन हैज पर डे फ्यूल कंजम्पशन 1000 kg एंड यूनिट्स जनरेटेड पर डे इज 5000 किलोवाट आवर, द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। कह रहा है कि एक डीजल पावर स्टेशन है, डीजल पावर स्टेशन मतलब घर का भी जनरेटर समझ लीजिए, जहाँ पे आप देखे होंगे डीजल डालते हैं उसमें तेल, तो वो हमको बिजली का सप्लाई देता है। तो बोल रहा है ना कि एक डीजल पावर स्टेशन है जहाँ डीजल डालते हैं तब हमको एनर्जी मिलता है, विद्युत ऊर्जा, 1000 किलोग्राम ईंधन खपत करता है, मतलब 1000 kg डीजल, डीजल क्या करता है, खपत करता है, अपने अंदर चलने में वो यूज करता है। उसके बाद बनाता कितना है ऊर्जा, 5000 किलोवाट आवर, ठीक है।
5000 किलोवाट आवर बनाने में कितना खर्च किया बिजली, कितना खर्च किया डीजल, तो 1000 kg। अब इसी को जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है पर यूनिट में, यानी एक यूनिट में कितना केजी खर्च हुआ, तो मान लीजिए कि 1 किलोवाट आवर में कितना खर्च होगा, तो 5000 इधर आ जाएगा, 1000 एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा टफ कुछ है नहीं। 5000 ये हो जाएगा आपका केजी पर किलोवाट आवर, यही हो गया आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन विशिष्ट ऊष्मा खपत हो गया, ईंधन खपत, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। 1/5 का वैल्यू कितना हो गया, 0.2, क्योंकि ये एक जीरो हो जाएगा ऊपर में, पॉइंट के बाद 0 पॉइंट देंगे तो एक जीरो, 5 × 10 0.2 kg पर किलोवाट आवर, इसका आंसर हो गया यही। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। अभी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए थर्मल प्रोटेक्शन स्विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच का किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओवरलोड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओवरलोड। ठीक है, अभी देखिए होता क्या है, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो यूज होता है ये मोटर में यूज होगा। कहाँ यूज होगा, मोटर। मोटर में होता क्या है, यहाँ पे देखिए एम दिखाया गया है, ये मोटर का ही सिंबल है एम। मोटर का यूज अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये ओवरलोड रिले लगा हुआ है, जो ओवरलोड थर्मल रिले भी बोलते हैं, तो इसीलिए थर्मल प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड में ही काम आएगा। अभी मोटर मान लीजिए कि चल रहा है, मोटर घूम रहा है, होता क्या है कि मोटर चलते चलते गर्म हो गया, उसका बैरिंग टूट गया, जिसपे स्मूथली घूम रहा है, अंदर में शाफ्ट बैरिंग टूट गया या जाम हो गया मोटर एकदम। अभी जाम हो गया, मोटर में सप्लाई दिए पड़े हैं, और ये घूम घूम रहा बहुत धीरे धीरे, सप्लाई फुल मिल रहा, घूम रहा बहुत धीरे धीरे, मतलब अंदर में बैरिंग उसका टूटा हुआ है, शाफ्ट पे जो बैरिंग रहता है जो इसको स्मूथ घुमाता है, अंदर में कुछ कारणवश टूट गया और बहुत धीरे धीरे घूम रहा है। तो इसमें क्या होगा कि करंट जितना मान लीजिए कि 10 एम्पियर ले रहा था अभी, 10 एम्पियर वो लेने लगेगा 12 या 15 एम्पियर। ठीक है, मोटर धीरे धीरे घूमना भी चाह रहा है और सप्लाई ज्यादा ले रहा है। ठीक है, वही चीज है कि ज्यादा आप खाना खाएंगे और काम कम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप सुस्त होते जाएंगे, मोटापा बढ़ते जाएगा और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। वैसे ही मोटर में है कि सप्लाई ज्यादा ले रहा था, 10 एम्पियर की जगह 15 एम्पियर सप्लाई ले रहा है और काम कम कर रहा है, क्योंकि मोटर अंदर से जाम पड़ा हुआ है, जंग लग के कारण घूम ही नहीं पा रहा है, बहुत धीरे धीरे घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रिले लगा होता है जो हीट होने लगता है। अभी मालूम है आपको कि करंट कहीं भी जाएगा तो I² R लॉस इसमें होते रहेगा, I² R मतलब हीटिंग होते रहेगा। ठीक है, और इस तरह का लगा रहता है, ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे निकल रहा है, तो ये हीट होता है। हीट होने के बाद क्या करता है ना कि यहाँ से सर्किट को ही ओपन कर देता है। क्या कर देता है, ये सर्किट को यहाँ पे ओपन कर देता है और ये डिस्कनेक्ट कर देता है। क्या करता है, यहाँ से सप्लाई को कट कर देता है, या फिर ब्रेकर को भी सप्लाई देता है और ब्रेकर को भी कट कर देता है। शुरू में जैसे सप्लाई आता है ऑन होता है, ऐसे सप्लाई गया, लेकिन जैसे ही ये हीट हुआ तो ये ओपन कर देता है ओवरलोड रिले, और इसका भी सप्लाई काटेगा, यहाँ भी सप्लाई काटेगा, उससे क्या होता है, हमारा मोटर जलने से बच जाएगा। तो ओवरलोड के केस में हमारा थर्मल प्रोटेक्शन स्विच काम करता है, थर्मल प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज दिखाया गया है, ओवरलोड रिले है ये छोटा सा, यहाँ पे देखिए दिखा गया 230 डिग्री फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर को
029 दिया हुआ है, ओपन एट 110 डिग्री या 230 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों एक ही चीज है। तो 110 डिग्री सेल्सियस मतलब कि पानी उबल जाता है 100 पर, और 100 से भी ज्यादा 110 डिग्री सेल्सियस जैसे ही इसका टेम्परेचर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन कर देगा मोटर को, क्या कर देगा, मोटर को सप्लाई काट देगा। तो अच्छा चीज है ये कि मोटर चल रहा है लेकिन किसी कारणवश थोड़ा बहुत जाम है, उसके कारण करंट ज्यादा ले रहा है, मोटर हीट होने के कॉइल जल जाएगा, हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उससे बचाने के लिए ये रिले लगा रहता है, जिसको ओवरलोड रिले बोलते हैं और थर्मल प्रोटेक्शन रिले भी बोलते हैं। देखिए ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसमें डिटेल हम दिखा दिए काम कैसे ये करेगा। एक मोटर है, यहाँ पे दिख रहा होगा एक आपको मोटर, ध्यान से देखिएगा, एक मोटर है, यहाँ से नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ऐसे निकल रहा है करंट। अब ये लगा हुआ है हीटर एलिमेंट, इसको बोलते हैं थर्मल रिले, टीएच रिले या ओवरलोड, ओवरलोड रिले। अभी क्या होता है कि ओवरलोड करंट आ गया, ओवरलोड करंट कब आएगा, करंट का वैल्यू बढ़ गया, कब, मोटर जाम हो गया, मोटर घूम रहा था, इसका टूट गया अंदर का कुछ पार्ट, बेरिंग वेरिंग, और अंदर घूमने, ये जो घूम रहा था शाफ्ट जाम हो गया, धीरे धीरे चल रहा है। तो मोटर अपने आप को तेज चलाने के लिए क्या करता है, करंट ज्यादा लेने लगता है, क्योंकि इसका खाना यही है। अब जो आदमी थक गया, कमजोर हो गया, तो क्या करता है, एनर्जी ड्रिंक लेता है कि हम पियेंगे तो तुरंत हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, ग्लूकोज पीता है। वैसे ही ये थक रहा है या इसको जाम हो रहा है, इसका बॉडी एक तरह से, जैसे हम लोग का शरीर जाम होता है, वैसे ही ये रुकने का कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करता है कि एनर्जी अपना बढ़ा लेता है, करंट का वैल्यू ज्यादा ले लेता है। अब करंट जब ज्यादा लेगा तो ये शुरू में जितना गर्म हो रहा था उससे क्या करेगा, ज्यादा गर्म होगा। अब जैसे ही ज्यादा गर्म होता है तो देखिए अंदर में इस तरह का मटेरियल लगा हुआ है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं। यही चीज गर्म होते रहता है, इसमें से सप्लाई ऐसे जा रहा है। अब गर्म होता है ना तो ये टेढ़ा होता है, टेढ़ा होगा, अब टेढ़ा होगा तो ऐसे ही आके इसमें सट जाएगा, सटेगा तो ट्रिपिंग कमांड दे देगा कि जाओ भाई अब इसका जो जो भी सप्लाई है इसको कट करो। और जैसे ही सप्लाई कट होगा मोटर का सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप मतलब दो तरह का धातु का मिल के बना हुआ एक स्ट्रिप रहता है, पत्ती रहता है। वो धातु कैसे काम करता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप, तो एगो मान लीजिए कि है कॉपर का और एगो है आयरन का, लोहा का मान लीजिए। अभी क्या करेगा कि ये जो है बहुत फैलना चाहेगा, ये दोनों एक ही साथ चिपका हुआ है, और दोनों एक साथ चिपका हुआ है ऐसे एकदम एक साथ ज्वाइंट है। तो ये जब दोनों से करंट होके जा रहा है, अब गर्म होगा जब एगो तो एगो ज्यादा तेजी से फैलेगा, एगो फैलवे नहीं करेगा, तो इसको टेढ़ा कर देता है। वही है कि ऊपर वाला मान लीजिए ज्यादा तेजी से फैल रहा है, आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, और नीचे वाला बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो ये क्या करता है, अच्छा नहीं बढ़ने देगा, ये आगे निकल जाता है, ये नहीं निकलता है, तो ये ऐसे दब जाता है। तो यहाँ जैसे ही दबेगा तो यहाँ से कमांड जाएगा ट्रिपिंग सर्किट को, और मोटर के सप्लाई को क्या कर देगा, इंटरप्ट कर देगा, रोक देगा, और मोटर हमारा जलने से बच जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा मोटर ट्रिप हो गया, सप्लाई कट हो गया, तब देखेंगे कि क्या है, तो देखेंगे अरे मोटर में कुछ बेरिंग टूट गया, या किसी कारणवश मोटर जाम चल रहा था, या लोड ज़्यादा हो गया मोटर पे, तो उसको हम फिर ठीक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आगे हम लोग फिर देखेंगे, आगे का कंप्यूटर क्लास अभी चल लेंगे, और टेक्निकल का भी जारी रहेगा, लेकिन कंप्यूटर अब थोड़ा शुरू करते हैं। कंप्यूटर चूंकि क्या है कि आपको सारे एग्जाम में पूछेगा, बिहार का बिजली विभाग में भी पूछेगा, या रेलवे का टेक्नीशियन है उसमें भी पूछेगा, ड्राइवर में पूछेगा, या जितना भी जनरल कंपटीशन का भी एग्जाम में कंप्यूटर बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है, मान लीजिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन भी छूट जाता है, तो उसमें हम लोग विस्तार से हालांकि देखेंगे। पहले शुरुआत शुरू करेंगे कंप्यूटर बेसिक से, और धीरे धीरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तक जाएंगे, और सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर या उसके बारे में पढ़ेंगे, एंटीवायरस क्या है, स्पाईवेयर क्या है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैसे बना, क्या हुआ, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।